तो देखिए, जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपको बताया कि आज हम सबसे पहले आपको महिला शक्ति के दर्शन करवाएंगे, जो सियासत से लेकर खेल के मैदान और खेल के मैदान से लेकर उत्सव के उल्लास में देखी जा सकती हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए, आप महिला शक्ति के दर्शन कर सकते हैं। सियासत में महिलाओं की भागीदारी के नजरिए का आज दिन बेहद खास हो जाता है, क्योंकि आज यूपी विधानसभा के सत्र का पूरा एक दिन महिलाओं के नाम रहा। क्रिकेट मैदान में भी देश की महिला टीम ने अपना दमखम दिखाया और 2 दशक को इंग्लैंड को उन्हीं के घर में हराया। फुटबॉल में भी देश की युवतियां दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। अगले महीने गोवा में अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप होने जा रहा है। यहां पर भी महिला ब्रिगेड की शक्ति देखने को मिलेगी। नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं और उत्सव के इस उल्लास में महिलाओं का जोश अभी से साफ देखा जा सकता है। लेकिन सबसे पहले बात उस पहल की जिसके चर्चे आज पूरे देश में हो रहे हैं, सियासत के मैदान में। आज का दिन महिलाओं के लिए बहुत खास है। पूरे देश की निगाहें आज उत्तर प्रदेश विधानसभा पर टिकी हैं और इसकी वजह यह है कि यूपी विधानसभा में आज का दिन महिलाओं के नाम रहा। जी और देश के सियासी इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जब विधानसभा का एक दिन महिलाओं को समर्पित किया गया। आज यूपी विधानसभा में चर्चा का केंद्र केवल महिलाओं से जुड़े मुद्दे हैं। इतना ही नहीं, सदन की पीठासीन अधिकारी भी केवल महिलाएं ही होंगी। करना तथा सदन में प्रश्नों का निस्तारण की ग्राम रुकुनपुर के ग्राम नेकपुर में धीरज के खेत से कमल सिंह के खेत तक मार्च की होने के संबंध में श्री मती चंद्रबली पासी व अन्य विधानसभा क्षेत्र मछली शहर में करीबाद मार्च पर कमाल आधी आबादी के हक का सफर लंबा जरूर है, लेकिन उस सफर की ओर ये पहला कदम है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक दिन महिला विधायकों के नाम है और इसके जरिए सियासत में आधी आबादी का मुकद्दर बदलने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं की आवाज को ज्यादा से ज्यादा जगह देकर उत्तर प्रदेश ने एक बड़ी लकीर खींच दी है। आज आजादी के 75 वर्षों में पहली बार देश की सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ महिला जनप्रतिनिधियों को बोलने का अवसर दिया गया है। मैं इसके लिए आपको सदन में बैठी सारी जो महिला प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आपको, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता में 50% की भागीदारी रखने वाली हमारी आदि शक्ति का रूप मेरी माताओं और बहनों की तरफ से। यूपी में सदन आज वैसे ही शुरू हुआ जैसे होता है, कार्रवाई भी उसी तरह चली जैसी चलती है। लेकिन आज विधानसभा का नजारा काफी अलग था। सदन में दल के दल अलग। आज सभी की निगाहें महिला विधायकों पर थी और इस मौके को मील का पत्थर बनाने में महिला विधायकों ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। तो मेरा सीधा सा एक सवाल है कि अगर ये जो लागत मूल्य माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये केंद्र सरकार निर्धारित करती है, उत्तर में जो आया, मैं ये सब मैं जानना चाहती हूँ, क्या प्रदेश सरकार किसानों की समस्या को देखते हुए जो उनकी लागत बढ़ रही है, क्या इस पर केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भेजेगी कि ये अपर्याप्त है और इसको बढ़ाया जाए? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस वक्त 43 यानी करीब 11% महिलाएं हैं। पिछली बार के मुकाबले महिला विधायकों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन सदन में अपनी बात रखने के मौके अब तक उन्हें कम ही मिले हैं। सदन में महिलाओं की बात गौर से सुनी जाए और उनकी समस्याओं को दल नहीं बल्कि स्त्रियों के नजरिए से देखा जाए, इसके लिए महिला विधायकों ने मुहिम चलाई, जिसका नतीजा इन तस्वीरों के रूप में सामने है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस बात को लेकर के तय किया गया कि महिलाओं की संख्या विधानसभा में कम है और महिलाएं अपनी आवाज बुलंद कर सकें। इसके लिए जो 47 महिला विधायक हैं उनको एक ऐसा मौका दिया जाए जिसमें अपनी बात वो रख सकें। आमतौर पर बहुत सारी महिला विधायक अपनी बात रखती हैं पुरजोर तरीके से, लेकिन कुछ ऐसी विधायक हैं जो अपनी बात नहीं रख पाती, लेकिन आज उनको भी मौका दिया जा रहा है। आधी आबादी को सदन में पूरे प्रतिनिधित्व की जो मिसाल यूपी ने पेश की है उसकी काफी तारीफ हो रही है। माना जा रहा है कि जो राह यूपी ने दिखाई है उस पर दूसरे राज्य भी पहल करेंगे। लखनऊ से श्रुति सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
फुटबॉल के मैदान में भी हमारे देश की महिला ब्रिगेड अपना दमखम दिखाने को तैयार हो चुकी है और हिंदुस्तान तैयार हो चुका है फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए। जी हाँ, गोवा में टूर्नामेंट का लोगो लॉन्च हो चुका है। 11 अक्टूबर से टूर्नामेंट शुरू होना है। 30 अक्टूबर को इसका फाइनल मुकाबला नवी मुंबई में खेला जाएगा। गोवा में इस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मुकाबला होगा। तैयार है मैदान, रेडी है खिलाड़ी। भारत पर चढ़ने वाला है फुटबॉल का बुखार। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए हिंदुस्तान है तैयार। गोवा में सेमीफाइनल की टक्कर तो नवी मुंबई में फाइनल फाइट। ये चमचमाती ट्रॉफी उस चैंपियन को मिलेगी तो 30 अक्टूबर को फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के फाइनल मुकाबले में जीतेगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए हिंदुस्तान में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बुधवार को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मेजबान शहर का लोगो लॉन्च किया। वर्ल्ड कप का स्टेट लोगो लॉन्चिंग आज इस अवसर पे यहाँ पे हुआ। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर गोविंद गावड़े हैज ऑर्गेनाइज्ड दिस इज एन गुड इवेंट। मुझे लगता है बहुत अच्छा इस इवेंट का लॉन्च हुआ है। फीफा अंडर कप 17 के ऑलमोस्ट 16 मैचेस जो गोवा में होने वाले हैं, इसका आज से फीफा वर्ल्ड कप का फीवर गोवा में स्टार्ट हुआ। तो आगे आने वाले इवेंट सभी बहुत अच्छे इवेंट रहेंगे, पूरे सभी लोग इन्वॉल्व रहेंगे। इससे मुझे लगता है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स और इंटरनेशनल फॉर द टूरिस्ट ऑल्सो गोवा में आ जाएंगे। हम गोवा सरकार की तरफ से सभी डिपार्टमेंट्स इस ऑर्गेनाइजिंग में रहेंगे। आपको बता दें, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में 11 से 30 अक्टूबर के बीच आयोजित होने वाला है। हर 2 साल पर होने वाले इस मेगा टूर्नामेंट का ये 7वां संस्करण है। टूर्नामेंट के 7वें संस्करण में कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं और टूर्नामेंट में कुल 32 मैच खेले जाएंगे। भारत में पहली बार ये प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का फाइनल 30 अक्टूबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि सेमीफाइनल गोवा में होंगे। अंडर 17 भारतीय महिला फुटबॉल टीम को ग्रुप ए में मोरक्को, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रखा गया है। ग्रुप स्टेज में 24 मैच खेले जाएंगे, जो 18 अक्टूबर तक 3 राज्यों ओडिशा, गोवा और महाराष्ट्र में आयोजित किए जाएंगे। भारत अपने सभी मैच भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में खेलेगा। भारत ने फीफा अंडर 17 विश्व कप 2017 की मेजबानी की थी और अब दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल खिलाड़ी इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को उठाने के लिए दमदार प्रदर्शन करेंगी और पूरा देश टूर्नामेंट में भारत की महिला फुटबॉल ब्रिगेड का दमखम देखने को बेकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्सव के उमंग की और उल्लास की। बस कुछ ही दिन बचे हैं, उसके बाद चारों तरफ नवरात्र के रंग देखने को आपको मिलेंगे। वैसे तैयारियां जोरों पर है। उत्सव मनाना जितना जरूरी है, उसकी तैयारियां भी उतनी ही मजेदार होती हैं, क्योंकि इसे त्योहार की फील कई दिन पहले ही आने लगती है। तो हम भी उत्सव की तैयारियों के रंग आपके लिए समेट लाए हैं। अब आपको उत्सव का रंग दिखाते हैं। रंग तो खैर नवरात्र शुरू होने पर चढ़ेगा, लेकिन उससे पहले तैयारियों वाला रंग देख लीजिए। गुजरात में नवरात्र का रंग वैसे पूरी दुनिया में फेमस है और तैयारी की जो तस्वीरें आ रही हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि भाई इस बार गुजरात में गरबा की धूम मचने वाली है। पूरे 2 साल बाद इस बार लोग दिल खोलकर गरबा खेलेंगे, लिहाजा बहुत स्पेशल तैयारियां हो रही हैं। देखिए, इस बार मैं भी गरबा खेले जाऊंगी, पर गरबा खेलते खेलते मेरा भांगड़ा निकल जाता है, वो अलग बात है। गुजरात के हर शहर में गरबा की तैयारियां जोरों पर हैं। हम आपको अहमदाबाद लेकर चलते हैं, जहां गरबा के लिए एक शख्स ने खास पगड़ी तैयार की है और ये पगड़ी सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित क्यों कर रही है, वो देखिए। ये तैयारी नवरात्र को खास बनाने की है। खास तो ये गरबा कलाकार भी है।
इनकी पोशाक देखिए, इनके थिरकते पांव देखिए, और ये खास पगड़ी, इससे तो आप नजर हटा ही नहीं सकते। पूरे 4.5 किलो की इस पगड़ी में देशभक्ति के इतने रंग समेटे गए हैं कि आप बस गिनते जाइए और महसूसते जाइए। ये पगड़ी तिरंगे के रंग में रंगी है, कमल भी है यहाँ। प्रधानमंत्री मोदी हैं तो अभिनेता सोनू सूद भी हैं। इस छोटी सी पगड़ी में स्वतंत्रता सेनानियों की झलक भी है, और ये सब इसलिए है क्योंकि ये पगड़ी आजादी का अमृत महोत्सव थीम के तहत बनाई गई है। हाँ, ये जो पगड़ी है इसका वजन 4 से 4.5 किलो है। मैं हर बार न्यू थीम पर न्यू पगड़ी लेके आता हूँ, और इस बार भी मैं एक ऐसी पगड़ी लेके आया हूँ कि उसका नाम हैगा कमल तिरंगा पगड़ी है। अभी रुकिए, इसी पगड़ी में माँ का दरबार भी है। इसी पगड़ी में छोटा सा मंदिर और उसमें मां अम्बे की मूर्ति मुस्कुरा रही है। इस पगड़ी को एथलीट अनुज मुदलियार ने बनाया है, जिसकी कीमत तकरीबन 15,000 रुपए है, और इसे बनाने में पूरे 1 महीने का समय लगा है। हर साल अलग अलग थीम पर डांस करने वाले इन कलाकारों का थीम इस बार पुष्पा मूवी का सामी सामी सॉन्ग है। 3 मंथ से हम प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देते हैं, और चनिया चोली की नई डिजाइन हम रेडी करते हैं। डिजाइन के अलावा हम सब कुछ अंदर जो वर्क होता है वो सब हम अपने आप करते हैं। इस साल हमने बहुत सारे नए किए हैं, बॉम्बे स्टाइल्स है, और ये अभी नया पुष्पा मूवी आया है उसका सामी स्टेप, वो सब हमने रेडी किया है। इन कलाकारों को देखकर इतना तो समझ ही गए होंगे कि गुजरात में नवरात्र कितना खास है, और इस त्योहार में गरबे का कितना क्रेज है। 15,000 की पगड़ी, वो भी थीम बेस्ड। महीने भर पहले से मशक्कत। चनिया चोली सिलने में भी 3 महीने का समय लग जाता है, और फिर ये साज श्रृंगार, ये पारंपरिक गहने, यूं ही मशहूर नहीं है गुजरात का गरबा। तो गरबा प्रेमी तो अभी तैयार हैं, और अलग अलग रंग जो है वो नवरात्रि के गुजरात में देखने को मिल रहे हैं। तो ये पगड़ी इस बार 110% गरबा में आकर्षण का केंद्र रहने वाली है। कैमरा पर्सन नरेंद्र सोलंकी के साथ सौम्या सिंह, अहमदाबाद, गुड न्यूज टुडे। चाय का मजा बारिश में दोगुना हो जाता है, तो आई होप कि आज सबको चाय बहुत पसंद आ रही होगी। हाँ, थोड़ी थोड़ी पी है अभी तो, बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन अदिति को अदरक पसंद नहीं आया था। मैंने छाछ पी है। छाछ पी है। लेकिन देखिए, दिल्ली एनसीआर की भी आबो हवा काफी अच्छी हो गई इस बारिश की वजह से, क्योंकि लगातार AQI लेवल बढ़ता जा रहा था, और बारिश होने के बाद अब प्रदूषण के आंकड़ों में थोड़ी सी कमी आनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बारिश की वजह से दिल्ली की एयर क्वालिटी में खासा सुधार आया है। AQI के जो आंकड़े पहले सांसों को उखाड़ने वाले होते थे, वो अब फेफड़ों को एक तरह से राहत देने वाले हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम रहता है दिल्ली NCR में, लेकिन दिल्ली NCR के ज्यादातर इलाकों में AQI संतोषजनक बना हुआ है। ये हमारे लिए भी गुड न्यूज है। बरसात दिल्ली पर बादलों की मेहरबानी तो कम हुई है, लेकिन जाता हुआ मानसून दिल्ली वासियों को खुशी की सौगात देकर जा रहा है। पिछले 2-3 दिनों से हो रही बारिश दिल्ली NCR के लिए राहत का पैगाम लेकर आई है। बरसात से न सिर्फ मौसम सुहाना हुआ है, बल्कि दिल्ली NCR की आबो हवा भी साफ हुई है। दिल्ली के जिन इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स सामान्य दिनों में रेड जोन में रहता है, बरसात ने उन इलाकों में भी प्रदूषण को धो डाला है। जिन इलाकों में हवा की क्वालिटी खराब, बेहद खराब और खतरनाक के दायरे में रहती थी, बारिश के बाद वहां हवा की क्वालिटी अच्छी और संतोषजनक की कैटेगरी में आ गई है। दिल्ली NCR का एयर क्वालिटी इंडेक्स इसकी गवाही दे रहा है। सितंबर की अगर बात करें तो पिछले 2 हफ्तों में अलग अलग जगह पर लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन कल और आज की बारिश के बाद जिस तरीके की स्थिति बनी है उसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, यानी कि पॉल्यूशन में कमी आई है। जरा आंकड़ों पर नजर डालें तो आप देखेंगे फिलहाल दिल्ली के अंदर इस समय 74 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि ऊपर आप देखेंगे सेटिस्फैक्ट्री लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। अब बात करते हैं हम लोग
ग्रेटर नोएडा की, तो आप इस समय देख सकते हैं 53 यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है। एयर क्वालिटी का इंडेक्स बताता है दिल्ली एनसीआर के लोगों की सांसों पर रहने वाले संकट से फिलहाल राहत है। यहाँ आपको बता दें कि अगर AQI 50 या उससे नीचे होता है तो इसे अच्छा माना जाता है। 50 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मॉडरेट, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बेहद खराब और 401 से 500 के बीच खतरनाक श्रेणी में आता है। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में सामान्य दिनों में AQI 200 से ऊपर रहता है, लेकिन बारिश के बाद ज्यादातर इलाकों में ये 100 के नीचे है। प्रदूषण की मार झेलने वाले दिल्ली एनसीआर के लिए ये गुड न्यूज है। वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश के श्योपुर का। कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी चीतों के आगमन ने उम्मीदों को नए पंख दिए हैं। पर्यटन के नजरिए से चीतों की आमद को शुभ माना जा रहा है। साथ ही श्योपुर की प्राचीन काष्ठ कला से जुड़े लोगों को भी नई उम्मीद जगी नजर आ रही है। जी हाँ, देखिए, दरअसल वक्त के साथ श्योपुर की काष्ठ कला विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। चीतों के आगमन के बाद इस प्राचीन कला से जुड़े लोगों को ये आस बन गई है कि पर्यटन उद्योग के बढ़ने से उनका नाम भी चमकेगा। काष्ठ कला को नए खरीदार मिलेंगे और इससे बाजार भी बढ़ेगा। अब विलुप्त नहीं होगी श्योपुर की काष्ठ शिल्प कला, क्योंकि इस प्राचीन शिल्प कला पर पड़ गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर। जैसे यहाँ श्योपुर में लकड़ी पर नक्काशी का इतना अच्छा काम होता है, इसकी देश में बहुत बड़ी डिमांड है। मेरा आग्रह है कि आप अधिक से अधिक इसमें खुद को, अपने उत्पादों को ये जेम में रजिस्टर करवाइए। दरअसल पीएम मोदी 17 सितंबर को नामीबिया से आए चीतों को कूना नेशनल पार्क को सौंपने आए थे, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में जब श्योपुर की काष्ठ शिल्प कला का जिक्र किया तो काष्ठ कलाकारों की उम्मीद परवान चढ़ने लगी है। 17 तारीख को मोदी जी आए थे और उनके जो भाषणों में हमने सुना कि क्या कहते हैं यहाँ पे काष्ठ कला का बहुत अच्छा काम होता है, तो हमें उम्मीद जागी है कि हमारे इस काम को आगे मतलब जो है सराहनीय लोग मतलब इसको सराहेंगे और आने वाले पर्यटक भी हमसे सीधा संपर्क करेंगे। 10-12 साल पहले तक मध्य प्रदेश के श्योपुर की काष्ठ कला की पहचान देश ही नहीं विदेशों तक थी, लेकिन वक्त और सुविधाओं की मार ने इस 500 साल पुरानी कला को विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा दिया है। लेकिन कूनो नेशनल पार्क में चीतों के पहुंचने से काष्ठ कलाकारों को कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। जो हमारी सुविधाएं हैं वो हमें नहीं मिलती है, हमारे लोग परेशान ज्यादा हैं, लकड़ी हमें उपलब्ध नहीं होती है। ये चीता पीरियड है, उससे हमें ये उम्मीद है कि बाहर के जो पर्यटक लोग आएंगे और हमारा कारोबार बढ़ेगा। मार्केट का अभाव, रॉ मटेरियल के महंगा होने से जब काष्ठ कलाकारों की रोजी रोटी पर संकट आने लगा तो कई लोगों ने दूसरे काम धंधे शुरू कर दिए, तो कई लोगों ने श्योपुर से पलायन भी कर लिया। अब महज 1 दर्जन कारीगर ही इस कला से जुड़े हैं, लेकिन श्योपुर में शुरू हुआ चीता प्रोजेक्ट अब इनके लिए संजीवनी बनकर आया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर से खेमराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।